अभिवंदनम, अभिनंदनम, अभिवादनम और सुप्रभातम। सुप्रभातम के एक और नवीन और ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं हूं आप सभी के समक्ष समुपस्थित नारायण दत्त मिश्र और समर्पित है मेरी ओर से आप सभी को स्वागत सत्कार के साथ सहर्ष नमस्कार। कि संदेशा क्या है हर नई सुबह का, यह समझो जरा। जैसे तपते तपाते आग में धुनी रमाते बनता है सोना खरा। सफल लोगों ने संघर्षों में ही जो कई रातें हैं बिताई, सुहानी सी नई सुबह तभी तो है आई। तो रात्रि के अंधकार के बाद सुप्रभात की रश्मियों को बिखेरने वाले हमारे इस कार्यक्रम विशेष में अब समय है समय को पहचानने का, अर्थात आज की तिथि, वार और नक्षत्र आदि जानने का। तो प्रस्तुत है आपके अपने चिरपरिचित कार्यक्रम सुप्रभातम में अब हमारी पहली प्रस्तुति आज के पंचांग की। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, बृहस्पतिवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। तिथि, वार, नक्षत्र आदि सामयिक संज्ञान के बाद अब समय है सुभाषित द्वारा ज्ञानार्जन की प्राप्ति का। वस्तुतः ज्ञानार्जन के बाद का आनंद तो हमें एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया करता है, और यदि ज्ञान योग से संबद्ध हो, जो सैद्धांतिक होने के साथ साथ अत्यंत प्रायोगिक भी है, तो उसके कहने ही क्या। तो अब भला देर किस बात की, अविलंब जान लेते हैं अपने अगले प्रभाग सुभाषितम में योग के महत्व को बताने वाले संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं से अन्वित वचन को। पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षात् दिव्यमारुहम् दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वज्योतिरगामहम्। पृथ्वी से उपमित आरंभिक भौतिक स्थिति से ऊपर उठता हुआ अंतरिक्षवत रूप मानसिक व आध्यात्मिक स्थितियों को प्राप्त करता हुआ मैं अंततः योग के द्वारा स्वर्ग स्वरूप अतुल्य आनंद से प्रकाशित हो उठता हूं। By yoga, I rise above the lower physical to the higher mental, spiritual, and finally to the world of light and delight. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में पुनः बात भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत की करते हैं। महाभारत के संक्षिप्त परिचय क्रम के अंतर्गत इससे पूर्व के अंकों में आपने द्रोण पर्व के विशेष भाग की विषय वस्तु के बारे में जाना था। आज उससे आगे का कथा प्रसंग समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु के वध का वृत्तांत आपने सुना था। आगे की कथा में अभिमन्यु के मृत्यु से शोक संतप्त विलाप करते हुए युधिष्ठिर का वर्णन किया गया है। अभिमन्यु के वध के पश्चात शोकाकुल युधिष्ठिर के पास महर्षि व्यास जी का आगमन तथा उनके द्वारा युधिष्ठिर के दुख को समाप्त करने की अति महत्वपूर्ण जीवन मृत्यु उत्पत्ति के प्रसंग का उल्लेख किया गया है। देवर्षि नारद द्वारा पुत्र शोकाकुल राजा अकंपन को जीवन मृत्यु का दृष्टांत बताया गया था, जिसका समग्र वर्णन महर्षि व्यास युधिष्ठिर को सुनाते हैं और स्नेह बंधन के कारण शोक संतप्त युधिष्ठिर को जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्यता का परिचय देकर स्वधर्म के प्रति निष्ठा का मार्ग सुदृढ़ करने का उपदेश देते हैं। ये जीवन मृत्यु प्रसंग पुत्र शोक नाशक एक प्राचीन दृष्टांत है।
जन्म मृत्यु के उपाख्यान को बताते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, मिथ्यावृत्तान मारयिष्यत्य धर्मः, अर्थात मिथ्याचारी व्यक्ति को उसका अधर्म ही मार डालता है। धर्म पूर्वक कार्य करने वाले का अंत काल आने पर शरीर तो निश्चय ही नष्ट होता है, किंतु कर्मों के आधार पर उसका पुनः जन्म होता है। सा च प्राणम प्राणिनाम अंतकाले काम क्रोधौ त्यज्य हरत्य सक्ता, अर्थात अंतकाल आने पर मृत्यु अनासक्त भाव से समस्त प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। मृत्यु का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, मृत्युस्त्वेषां व्याधयस्तत्प्रसूता व्याधि रोगो रुज्यते येन जन्तुः सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते तस्मात् शोकं मा कृथा निष्फलं त्वम्, अर्थात अंतकाल आने पर व्याधियों की उत्पत्ति होती है, व्याधियों से स्वास्थ्य भग्न होता है, स्वास्थ्य भग्नता तथा आयु समाप्त होने पर प्राणियों की मृत्यु, तत्पश्चात कर्मों के आधार पर आत्मा का पुनः इस लोक में आगमन होता है। जीवन मृत्यु एक शाश्वत प्रक्रिया है, विधि का विधान है, जिस पर शोक नहीं करना चाहिए। इत्थम सृष्टिम देव क्लिप्ताम विदित्वा पुत्रान नष्टात् शोकमाशु त्यजस्व, धीर मनुष्य मृत्यु को ईश्वर का रचा हुआ निश्चित विधान समझकर मृत प्राणियों के लिए शोक न कर स्वधर्म में ध्यान लगाते हैं। द्रोण पर्व में जीवन मृत्यु प्रसंग के अंतर्गत उल्लिखित प्रमुख उपाख्यानों में राजा सुहोत्र की दानशीलता, राजा शिवी के यज्ञ और दान की महत्ता का वृत्तांत, भगवान श्री राम, राजा भगीरथ के चरित्र का वर्णन और साथ ही राजा दिलीप के उत्कर्ष परक कर्मों का उल्लेख भी किया गया है। इसके साथ मानधाता, ययाति आदि राजाओं के उत्तम कर्मों के आधार पर उनके उत्तम मृत्यु प्रसंग का विस्तार भी द्रोण पर्व में उल्लिखित है। द्रोण पर्व में वर्णित जीवन मृत्यु का ये शाश्वत सिद्धांत व्यक्ति को जीवन मरण की सत्यता को स्वीकार कर स्वधर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठता तथा शुभ कर्मों द्वारा जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा देता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का भी मूल सिद्धांत है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और क्रम है अब स्वास्थ्य मंत्र का। जब व्यक्ति का शरीर स्थूल हो जाता है, यानी जब मोटापा आ जाता है, तब स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम इस मोटापे को कम करने के हर संभव प्रयास कर लें, और इसके लिए कई चिकित्सकीय परामर्श हैं, साधन भी हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह कि इन सब के लिए विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही कुछ किया जा सकता है, और जब इसके बावजूद अत्यधिक वजन या मोटापे की समस्या से राहत न मिले, तब विशेषज्ञ की सलाह पर ही शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी कराई जा सकती है। आइए इस संबंध में जानते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी किस तरह काम आती है, और यह है क्या, और कौन इस सर्जरी को कर सकता है। बेरियाट्रिक सर्जरी अत्यधिक मोटे लोगों के वजन को कम करने का एक विकल्प है। बेरियाट्रिक सर्जरी शरीर का वजन कम करने के लिए किया जाने वाला एक सर्जिकल प्रोसीजर यानी शल्य चिकित्सा की विधि है। बेरियाट्रिक सर्जरी तब की जाती है जब आहार और व्यायाम काम नहीं करते, वजन को कम करना संभव ना हो रहा हो, या अत्यधिक वजन के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हों। अत्यधिक मोटापा यानी BMI का 40 से अधिक होना कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। इसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापे के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें बेसिकली पेट में छोटे छोटे छेद करके, जो 0.5 से 1 सेंटीमीटर के होते हैं, उसके द्वारा इक्विपमेंट डालकर पेट का साइज छोटा किया जाता है। इसमें 3-4 तरह के प्रोसीजर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। सबसे पॉपुलर है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें पेट का 3/4 हिस्सा स्टेपल करके काट के निकाल दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि पेट का साइज छोटा हो जाता है और भूख लगने के हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो इसके भूख भी कम लगती है और थोड़े खाने से पेट भर जाता है। 2 जो और प्रोसीजर हैं वो उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। उसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इनमें क्या होता है कि पेट का एक छोटा पाउच बनाते हैं और इंटेस्टाइन को बाईपास कर देते हैं।
तो वजन कम करने के दो साधन हो जाते हैं इसमें। एक तो पेट छोटा होने से आप खाना कम खाते हैं, और इंटेस्टाइनल बाईपास से खाने का और जूसेस का मिश्रण देर में होता है, उससे खून में एब्जॉर्प्शन कम होती है और इन दोनों तरीक़ों से वेट कम होता है। सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए है, इसलिए आप शाम को चल फिर सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगले दिन हम आपकी लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है। वजन अत्यधिक बढ़ने से या अत्यधिक मोटापा होने से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, मधुमेह रोग, हृदय रोग और एंजाइना का खतरा होता है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हृदयाघात, वात रोग, स्लीप एपनिया, यकृत रोग, पीठ और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं हो सकती है। मूत्राशय की समस्या, पित्ताशय में पथरी, अवसाद और खान पान संबंधी विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो सकते हैं। बैरेटिक सर्जरी सबके लिए नहीं है। जिन पेशेंट्स का मोटापा ज़्यादा है, और आजकल मोटापा नापने का एक तरीका होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 या उसके ऊपर है तो आपको बैरेटिक सर्जरी के बारे में विचार करना चाहिए और सही विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो ये है इसका कट ऑफ। 30 के नीचे अगर आपकी बीमारियां ज़्यादा खराब हैं तो सोच सकते हैं, पर अगर अभी जो है स्टैंडर्ड कट ऑफ 30 BMI के ऊपर है। बेरियाट्रिक सर्जरी शरीर का वजन कम करने के लिए की जाती है। इसमें पाचन तंत्र में कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिससे सामान्य रूप से ली जाने वाली कैलोरी कम हो जाती है या फिर पोषक तत्वों के अवशोषित होने की प्रक्रिया को कम कर दिया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी को कई अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, गैस्ट्रिक स्लीव, गैस्ट्रिक बाईपास और बिलियोपेनक्रियाटिक डाइवर्जन, इन सभी तरीकों से सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी को शुरू करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण और कुछ जांच की जाती है, जिससे स्वास्थ्य का पता चल सके। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर की जाती है। सर्जरी के बाद उसके घाव को साफ और सूखा रखने के लिए विशेष देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम मोटापे के रिस्क देखें तो जैसे उसमें मधुमेह की बीमारी है, स्लीप एपनिया है, फैटी लिवर है, PCOD है, कई बार बच्चा होने की दिक्कत आती है, जोड़ों में जैसे बताया गया जोड़ों में दर्द होने से घुटने खराब हो जाते हैं, तरह के कैंसर ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब आप रिस्क एक तरफ रखें और अगर सर्जरी के रिस्क देखें तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। सर्जरी के बहुत फ़ायदे हैं। मधुमेह की बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। 80% पेशेंट अपनी दवाइयाँ बंद कर पाते हैं। ये किसी भी और साधन से नहीं हो सकता है और इसका कारण है वेट लॉस और हार्मोनल चेंजेस। सर्जरी के बाद इंसुलिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और उससे मधुमेह की बीमारी की दवाइयाँ तुरंत बंद हो जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है फैटी लिवर पे, जिसके कारण लिवर ख़राब हो जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अच्छा वजन कम होने के कारण लिवर की अपने रिकवरी शुरू हो जाती है और वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको घुटने के ख़राब हो चुके हैं, घुटने रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, पर उनको वजन कम करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घुटना रिप्लेसमेंट फिर काम नहीं करेगा। बैरेटिक सर्जरी सेफ़ है, बहुत इफेक्टिव है और जिनमें इंडिकेटेड है, जिसमें 30 BMI या ऊपर है, तो उसमें सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए। सर्जरी के बाद कुछ समय में व्यक्ति का वजन कम होने लगता है और इसका लाभ प्राप्त होने लगता है। इस सर्जरी से शरीर की अन्य वसा और कैलोरी को एकत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। सर्जरी के बाद जीवन शैली में बदलाव करना भी आवश्यक होता है। सर्जरी के कुछ समय बाद व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी सभी गतिविधियां कर सकता है। साथ ही उसे अपनी जीवन शैली में नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी मॉर्बिड ओबेसिटी यानी अत्यधिक मोटे लोगों के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है, जिससे वो अपना वजन कम कर सकते हैं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए DD न्यूज। हम जल्दी ही लौटते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद,
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। हमारे स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में योग विद्या के व्यापक प्रभाव को हम योगासनों के माध्यम से देखते सुनते चले आ रहे हैं। जरूर आरंभिक रूप से हमें यह लगता है कि योग बस शारीरिक स्वास्थ्य को ही बेहतर रखता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि योग का लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य भर की ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी है। वैसे हम अभी योग के कई आसनों के बारे में अपनी प्रस्तुतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं, तो आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि क्या है आज विशेष योग की प्रस्तुति में। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम देखेंगे वर्टिगो को कैसे मैनेज किया जाए। वर्टिगो यानी लगातार चक्कर आने की अनुभूति, जिससे आपका जीवन अस्थिर हो सकता है। आपके दिनचर्या में, रोजमर्रा के काम में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं 2 तकनीक जिससे आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पहला है निष्पन्न भाव, जिसके लिए इस प्रकार दीवार के सहारे बैठ जाए, अपने पीठ को और कूल्हों को दीवार के सहारे टिका दे, धीरे से पैरों को फैलाए इस प्रकार और ढीला छोड़ दे। हाथों को अपने पैरों पे इस प्रकार लगाए, घुटनों के जरा ऊपर, थाइस के ऊपर, हथेलियों को ऊपर की ओर और आंखें धीरे से बंद कीजिए। अब निष्क्रिय रूप से आवाजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आती हुई और फिर चली जाती हुई। फिर दोबारा नए आवाज पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें 5 से 15 मिनट बैठे इस प्रकार। इसे करने से आपका मन शांत हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। धीरे से आंखों को खोलें और पूर्व स्थिति में आ जाएं। दूसरा है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसमें हम योगेंद्र प्राणायाम 4 करेंगे, जिसके लिए आप इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़े, घुटनों को जोड़ दे और अपने पंजों को फैला दे इस प्रकार। एक हाथ को नाभि पे रखे, एक हाथ को जमीन पे सटा के रखते हैं। अब सांस अंदर भरे 3 सेकंड के लिए और फिर सांस छोड़े 3 सेकंड के लिए। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। नियमित अभ्यास से आपको काफी सुकून मिलेगा इसमें। धीरे से आंखें खोले और पूर्व स्थिति पर लौट आए। तो इन दोनों तकनीकों का नियमित अभ्यास कीजिए और देखिए किस प्रकार आप अपने वर्टिगो को बहुत ही सरलता से मैनेज कर लेंगे। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की। आइए जानते हैं पूज्य गुरुमा हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। वर्टिगो या चक्कर आना और फिर चक्कर आकर गिरना और ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी ज़रूरी है। और इसीलिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए कि एक तो खाने में नमक कम कर दीजिए, क्योंकि नमक, हैवी नमक की जगह हल्का नमक लेना शुरू करिए, लो सॉल्ट। आदतें ज़्यादा नमक खाने की हटा डालिए। दूसरा कि जब भी आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं तो थोड़ा शांति से रुकिए, लंबे सांस लीजिए और फिर आगे बढ़िए। जैसे आप सोए हैं और उठे झटके से तो चक्कर आना स्वाभाविक हो जाएगा नॉर्मल लोगों को भी। तो आप थोड़ा रुकिए, सीधा चलना मत शुरू कीजिए, नहीं तो चक्कर आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। कोशिश ये करें कि कोई भी चीज़ हम शांति से करें। अब धड़पड़ में करना बंद हो, बैठे बैठे आंखों को घुमाएं, आंखों का उपयोग ज़्यादा करें बजाय गर्दन को यहाँ वहाँ हिलाने के, क्योंकि उसमें चक्कर की संभावना बढ़ जाती है। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है और चक्कर की वजह से जो नुकसान होता है वो नहीं होगा और फिर चक्कर आना भी बंद हो ही जाएगा। नमस्कार।
और योग क्रियाओं के अभ्यास और परामर्श के बाद अब क्रम है संस्कृत भाषा के वाक्यों के अभ्यास का। इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास। संस्कृत पाठशाला में आज हमारे सहयोगी उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में ही वाक्यों का प्रयोग समझाते हुए अभ्यास करा रहे हैं, ताकि समग्रता से उत्तम पुरुष के वचनों का प्रयोग आपको संस्कृत अधिगम में भी उत्तम बनाए। नमो नमः मित्राणि, एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान कालिक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में अर्थात एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में बनाना सीख चुके हैं। पहले की कक्षाओं में जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्यों का अभ्यास किया था, आइए उसी प्रकार आज वर्तमान कालिक उत्तम पुरुष के वाक्यों का तीनों वचनों में अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य यदि हो मैं नमस्कार करता हूं, तो इसके लिए हमने सीखा था अहम नमामि। अहम नमामि अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। इसी का द्विवचन रूप हमने सीखा था आवाम नमावह। आवाम नमावह अर्थात हम दोनों नमस्कार करते हैं। और बहुवचन में हमने सीखा था वयम नमामः। वयम नमामः अर्थात हम सब नमस्कार करते हैं। मित्रों, अब हमें इसी क्रम में उत्तम पुरुष वाक्यों के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन रूप बनाने हैं। वाक्य यदि हो मैं बोलता हूं, तो एक वचन में कहेंगे अहम वदामि। अहम वदामि। इसी का द्विवचन रूप बनेगा आवाम वदावह। आवाम वदावह। और बहुवचन रूप होगा वयम वदामः। वयम वदामः। वाक्य यदि हो मैं देखता हूं, एक वचन में कहेंगे अहम पश्यामि। आवाम पश्यावः यह इसका द्विवचन रूप और वयम पश्यामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। वयम पश्यामः अर्थात हम सब देखते हैं। वाक्य यदि हो अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूं। आवाम पृच्छावः हम दोनों पूछते हैं। वयम पृच्छामः हम सब पूछते हैं। वाक्य हो अहम गच्छामि, यह एक वचन में, इसी का द्विवचन रूप बनेगा आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। वाक्य यदि है अहम धावामि, मैं दौड़ता हूं, इसका द्विवचन रूप बनेगा आवाम धावावः अर्थात हम दोनों दौड़ते हैं। और बहुवचन में वयम धावामः अर्थात हम सब दौड़ते हैं। अहम अटामि, मैं घूमता हूं। आवाम अटावः हम दोनों घूमते हैं। वयम अटामः हम सब घूमते हैं। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है अहम तिष्ठामि, मैं ठहरता हूं। आवाम तिष्ठावः हम दोनों ठहरते हैं। वयम तिष्ठामः हम सब ठहरते हैं। यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार अहम क्रीडामि एक वचन में, आवाम क्रीडावः द्विवचन में और वयम क्रीडामः यह बहुवचन में वाक्य बनेगा। मित्रों, ध्यान रखें उत्तम पुरुष की क्रियाओं के कर्ता क्रमशः अहम, आवाम एवं वयम ही होंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। क्रियाओं का आप अभ्यास करें और कुछ और क्रियाओं के नए अभ्यास के साथ पुनः हम होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः। तो सुप्रभातम में अब समय है हमारी प्रस्तुति के समापन का। कल पुनः हम लौटेंगे 9 प्रभात की वेला में सुप्रभातम के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।